हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन पढ़ रहे थे मेट्रोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे? मेट्रोलॉजी, जिसमें मैंने आपको दो टॉपिक पहले से क्लियर करवा दिए थे। जिसमें अपन सबसे पहला जो पढ़े थे वो पढ़े थे अपने एटमोस्फेयर, वायुमंडल। अब नंबर सेकेंड जो टॉपिक पढ़े थे वो कौन सा था? वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है आपके? कंपोनेंट ऑफ वेदर। क्या है कंपोनेंट ऑफ वेदर? मौसम के अवयव। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक, मौसम के अवयव। अगर आप दोनों आपने अगर वो क्लासें दो नहीं देखी है तो उस क्लासों को देखने के बाद ही ये आगे आप देख सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। जो वेदर है इस पे टोटल कितने कंपोनेंट है, कितने अवयव हैं मेनली रूप से। इसके जो मौसम के अवयव की बात करूं तो टोटल जो 5 अवयव हैं, कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, सबसे पहले मतलब ले लेता हूं प्रकाश को। प्रकाश क्या बोलते हैं? लाइट या सोलर विकिरण, एक ही चीज है। ठीक है। अगर नंबर मैं सेकेंड की बात करूं तो टेम्परेचर, तापमान। नंबर सेकेंड जो है वो आपके क्या रह जाता है? तापमान। अगर मैं नंबर थर्ड की बात करूं तो आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर नंबर मैं 4 की बात करूं तो वर्षण, प्रिसिपिटेशन। क्या है? वर्षण। अगर नंबर 5 की बात करूं तो हवा या वायु, एक ही चीज या पवन कह देते हैं अपन इसे, वायु। ये जो 5 है ये क्या है? मौसम के कंपोनेंट है, अवयव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मैं मेनली बात करूं तो आपके प्रकाश जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसमें? मौसम के अवयव में। जब प्रकाश होगा तब तापमान होगा, आर्द्रता होगी, वर्षण होगा, वायु होगी, हवा होगी। सब कुछ जो चीजें निर्धारित करेगा वो आप ही करता है प्रकाश। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है? आपके प्रकाश जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करते हैं, अपन चलते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश है, प्रकाश का जो सबसे प्राकृतिक सोर्सेस है, प्राकृतिक सोर्सेज है, मतलब किन से प्रकाश प्राप्त होता है? तो प्रकाश जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो अपन को होता है सूर्य से। किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका सूर्य। और सूर्य का ये जो प्रकाश आ रहा है इसे अपन क्या बोलते हैं? इसी के नाम से अपन क्या जानते हैं? प्रकाश को जानते हैं। ये जो प्रकाश होता है ये बहुत सी चीजों में काम लिया जाता है। ठीक है ना? इसको अपन क्या करें, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बात स्टार्ट कर लेते हैं प्रकाश की। क्या कर लेते हैं? प्रकाश अपन स्टार्ट कर लेते हैं। प्रकाश किन किन चीजों में काम आता है? अगर मैं सबसे पहले नंबर की बात करूं तो ये चीज है, ये प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और किसमें काम आता है? दीप्तिकालिता, दीप्तिकालिता। इसका अपन देखते हैं अभी। दीप्तिकालिता और वेवलेंथ, प्रकाश की गुणवत्ता के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की जो गुणवत्ता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद एक शब्द आता है फोटोट्रोपिज्म, और एक शब्द आता है फोटोसेंसिटिव, ये जो आपको मैंने 5 वर्ड लिखे, सबसे अगर मैं पहले की बात करूं तो सबसे पहला जो है वो है प्रकाश। क्या है? सबसे जो पहला है वो कौन सा है? आपके प्रकाश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, जो पौधों में भोजन की प्रक्रिया होती है, भोजन कैसे बनता है? CO2 प्लस H2O। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और कुछ जल के अणु मिलकर क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। किसमें? प्लांट्स में। और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? O2, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। कहां पर करते हैं? क्लोरोफिल, पर्णहरित में। क्लोरोफिल जो है इसमें आप ये क्या करते हैं? इसमें निर्माण करते हैं और जीवनदायिनी जो गैस है O2 गैस को आपके
रिलीज करते हैं। अब देखो अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तब ये भोजन बनेगा ही नहीं, जब भोजन ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकलेगी और अपना जीवन संभव ही नहीं है। तो प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो बात होगी प्रकाश संश्लेषण की। नंबर मैं सेकंड की बात करूं, दीप्तिकारिता। क्या बोल रहा है? दीप्तिकारिता। दीप्तिकारिता अपन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये आती है कि दीप्तिकारिता अपन कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो देखो जो पौधे होते हैं उसका जो पुष्पन है, पुष्पन में जो प्रकाश की जरूरत पड़ती है उसे अपन क्या बोलते हैं? आपके दीप्तिकारिता। तो अपन सीधी अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो पौधे में जो पुष्पन होता है उस पर अगर प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आपके दीप्तिकारिता। ये क्या बात हो गई? दीप्तिकारिता की बात होगी। अब अपन आगे चलते हैं कि दीप्तिकारिता में अपन कौन कौन सी चीजों का देखते हैं। दीप्तिकारिता में अगर कुछ ही पौधे होते हैं जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कुछ ही पौधे होते हैं जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो देखो अब मैं बात कर रहा हूं इधर, ये लो मैंने एक लाइन खींच ली। क्या कर दिया? लाइन खींच ली। ये मैंने बीच में बना दिया 12 घंटे। कितने घंटे हैं? 12 जो है वो घंटे। 12 घंटे अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी पौधों को 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उसे अपन कहते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस पादप। ध्यान रखना, एसडीपी लघु दिवस पादप। क्या बोलते हैं? लघु दिवस पादप। ये चीज पूछी जाने वाली है एग्जाम में, कंफर्म है। अगर 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आपके एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पादप। क्या है? दीर्घ दिवस पादप। दीर्घ दिवस पादप जो है वो अपन किसे बोलते हैं? आपके जिन पौधों को 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? दीर्घ दिवस पादप। अगर मैं बात करूं, कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? 12 जो दीर्घ हैं और शॉर्ट हैं, इनके मध्य की योजक कड़ी होते हैं। मान लो इसको 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने घंटे की? 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? आपके जो है एमडीपी, एमडीपी, मिड डे प्लांट। ओके, ये चीजें आपको डिस्कोप में क्लासिफिकेशन में नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना ये है कि आपको थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए कि ये भी एक चीज होती है। अब देखो कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं, बेशर्म पौधे होते हैं जिन पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसको चाहे आप किताबी प्रकाश दो, उस पर पुष्पन होता ही रहता है। चाहे उनको 12 घंटे दो, चाहे उनको 16 घंटे दो, चाहे उनको 6 घंटे दो, चाहे उनको 5 घंटे दो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन पौधों को क्या कहते हैं? डीएनपी, डे न्यूट्रियल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी पादप। क्या बोलते हैं? दिवस निष्प्रभावी पादप। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना। अब देखो अगर मैं बात करूं, इस पर कोई भी प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दिस निष्प्रभावी पादप, नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, और आप लोग जानते हो डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती। उसकी जगह अपन को क्या पूछा जाता है? इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? आपके एग्जाम्पल। अगर मैं एसटीपी की बात कर रहा हूं, सबसे पहले 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एसटीपी। एसटीपी में अपन मुख्यतः किसको रखते हैं? खरीफ की फसलों को। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। इसकी फिजिक्स भी बताऊंगा और लॉजिक दोनों बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज ट्रिक्स के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं, खरीफ की जो फसलें हैं वो सीधी की सीधी किसमें जाएगी? एसटीपी के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं अपवाद की, हर चीज में अपवाद है, सीधी सी बात है। एक मक्का एक ऐसी फसल है, मेज एक ऐसी फसल है जो मुख्यतः होती किसकी है? खरीफ की होती है। लेकिन अपन बात करेंगे जो मक्का है ये जो है आप किस में चली जाएगी? अलग जो है डीएनपी में चली जाएगी। इसकी अपन आगे चर्चा जारी रहेगी। अगर मैं बात करूं एलडीपी की, किसकी बात करूं? एलडीपी की बात कर रहा हूं मैं, एलडीपी। एलडीपी में अपन किसको रखते हैं? अगर मेनली अगर मैं बात करूं तो रबी की जो फसलें हैं वो आपकी किस में चली जाती है? रबी की फसलें। रबी की जो फसलें हैं वो आपके किस में चली जाती है? एलडीपी के अंतर्गत। ठीक है। अगर मैं अपवाद की बात करूं, जो अपवाद है ये चीजें, इधर मक्का कट गया तो इधर कपास कट गया। कौन सा कट गया? कपास।
ये आज ही दिमाग में फिट कर लेना। खरीफ एसडीपी के अंतर्गत, रबी आपके जो है वो एलडीपी के अंतर्गत चली जाती है। ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है। अब देखो कहां पे फंडा बैठ रहा है कि एसडीपी में ऐसा क्या, अगर इसको एलडीपी को अपन एसडीपी में बोल दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या फिर इसको अगर इसमें बोल दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बात अटक जाती है। अब देखो होता क्या है, अपन क्या करते हैं, खरीफ की जो फसलें होती है इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश कम आवश्यकता होती है। किसकी? प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। अपन क्या करते हैं, जो खरीफ की जो फसलें होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, जुलाई और अगस्त में समथिंग समथिंग बो देते हैं, और सितंबर अक्टूबर में इसमें क्या आता है, पुष्पन आता है। उस पुष्पन के आधार पर ही अपन इसका पता कर रहे हैं। अगर पुष्पन उसमें क्या होता है, दिन क्या होती है, छोटे होते हैं, इसलिए खरीफ की जो फसलें होती है उनको कम प्रकाश मिल पाता है, इसलिए अपन इसको किसमें रखते हैं, एसटीपी के अंतर्गत रखते हैं। अगर मैं बात करूं एलडीपी की, एलडीपी में मैंने रबी की फसलों को ही क्यों रखा, अगर मैं खरीफ की फसलों को भी रख सकता था ना। नहीं, इसका ये मैटर है कि अपन इसको कब, खरीफ की जो फसलें हैं उसको अपन कब बोते हैं, दिसंबर और जनवरी के अंतर्गत। उसमें 2 मंथ बाद फ्लोरिंग आती है, पुष्पन होता है। मतलब कब हो गया आपके समथिंग जो समथिंग, अगर मैं बात करूं फरवरी मार्च के अंतर्गत, फरवरी मार्च में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं। ये जब दिन बड़े होंगे तब क्या होगा, आगे प्रकाश की अधिक आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, जो इसमें क्या होता है 12 घंटे से अधिक प्रकाश की जरूरत होती है। ये आज चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, डीएनपी, डीएनपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल जो प्लांट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन किन किन चीजों को रखते हैं, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स लिखा देता हूं। ट्रिक्स को भाई भूलना मत, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। ओके, ये थोड़ी नीचे जगह नहीं बच रही है, इसलिए मैं आप क्या कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं डीएनपी। डीएनपी में डे न्यूट्रल प्लांट है, इसमें अपन क्या करते हैं, ट्रिक्स लिख देते हैं। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सूरजना। वो बहुत ही मतलबी है। क्या है वो, बहुत ही मतलबी। लड़की का नाम क्या है, सूरज। तो लिख लेना मतलब की सूरज, मतलब की सूरज। ये क्या है, अपनी ट्रिक्स है। आज कहीं देखी होगी, बहुत ही इजी है। म से क्या आ गया, मक्का। क्या आ गया, मक्का। त से क्या आ गया, तंबाकू। ल से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ब की बात करूं तो ब से होता है बंक, गेहूं। मीन, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा। जो भी है खरपतवार है, इसको भी बार बार पूछ लेते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना, बंक गेहूं। क से आपके कपास, स से सूरजमुखी। ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। किसमें इंपॉर्टेंट है, आपके डीएनपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल पूछे जाते हैं, और ट्रिक्स को भी आज ही रट लो, चाहे कहीं पर भी चिपका लो, कॉपी के टॉप पेज भी चिपका लो। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें तो मैंने आपको बता दिया था, अगर रबी की पूछ रहा है तो आपके एलडीपी है, छोटे को बड़ा करना है। रबी में 2 अक्षर होते हैं, बड़ा करना है। खरीफ में 3 अक्षर होते हैं, एसटीपी के साथ ऐड करना है, छोटा करना है। ये चीज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मक्का मैंने अपवाद बताया था, कपास मैंने अपवाद बताया था, तंबाकू बता दिया था। तो ये चीजें किसमें आ गई, आपके डीएनपी के अंतर्गत। ये चीजें आपकी आज क्लियर होनी चाहिए। ये तो बात होगी प्रकाश की। फिर क्या हो गया, दीप्तिकालिता। अब है प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता, ऊपर से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसमें जो गुणवत्ता पाई जाती है, वेवलेंथ होती है, उसके बारे में अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्या चीज है प्रकाश की गुणवत्ता। अब देखो प्रकाश जो है उसमें मेनली 7 कलर पाए जाते हैं। कितने कलर पाए जाते हैं, 7 कलर पाए जाते हैं। सबसे इसमें मैं न्यूट्रल में ले लेता हूं ग्रीन, VIBGYOR, विबज्योर। एक ट्रिक्स है इस हिसाब से। V से वोयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये क्या है, बीच में न्यूट्रल है। इस पे अगर पौधा प्रकाश प्राप्त कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, पौधे की वृद्धि और विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ते हैं तो पौधे की वृद्धि और विकास में अधिकता आ जाती है। सबसे जो अच्छा रहता है वो रहता है रेड। कौन सा रहता है, रेड है। ये जो आपके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें पौधे की वृद्धि और विकास जो है बहुत ही अच्छा होता है। जैसे जैसे अपन इस तरफ चलते हैं तो ये क्या होता है, आपके नेगेटिव चीज होती है। इस पे जो है आपके क्या बोल रहा हूं, वोयलेट, इंडिगो और ब्लू जो है ये पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। ये अच्छे पौधे के लिए नहीं होते ये कलर, ठीक है। क्योंकि ये देखो सबसे ज्यादा अगर मैं खतरनाक की बात करूं तो वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट जो है वो किरणें होती है।
अब देखो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं ये क्या करती हैं, आपके सूर्य के द्वारा आती तो ओजोन परत के द्वारा रोक ली जाती है। अपन पहले पढ़ चुके हैं आपके एटमॉस्फेयर में। अब देखो अगर वो किरणें अगर सीधी की सीधी पृथ्वी पर आ जाती है, अगर पृथ्वी पर आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, आपके जो है क्लोरोफिल है पौधों में वो नष्ट कर देगी। जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो पौधे भोजन ही नहीं बना पाएंगे, जब भोजन ही नहीं बनेगा तब अपना क्या होगा और पौधों का क्या होगा, सब कुछ दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे जो हानिकारक किरणें हैं वो कौन सी है, आपके जो है वॉयलेट है। अब देखो इन किरणों को जो शोषण किया जाता है वो कितनी कितनी रेंज पे होता है। अब देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूं 0 नैनोमीटर, 0 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 700 से 1000 नैनोमीटर। ये चीज थोड़ी याद रखनी है। बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में अपन पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत यहीं पर भी देख लेते हैं। जो यहाँ पर है 400 से लेके 700 नैनोमीटर में प्राप्त होने वाली जो विकिरणें होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरणें। अगर मैं इधर बात करूं 0 से लेके आपके 400 की जो 20 नैनोमीटर में प्राप्त होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट। अगर मैं बात करूं 700 से लेके 1000 की जो बीच में होती है वो होती है इंफ्रारेड। कौन सी होती है, इंफ्रारेड। ये चीज आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करूं फोटोट्रोपिज्म की या फोटोसेंसिटिव की। फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब हो गया, फोटोट्रोपिज्म का मतलब ये हो गया कुछ एक पौधे होते हैं जो प्रकाश के समान ही गति करते रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सूरजमुखी की, सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जो प्रकाश के समान ही गति करता रहता है, जिस तरफ प्रकाश मुड़ेगा उसी तरफ जो है इसका रुख होगा। अगर मैं बात करूं फोटोसेंसिटिव की, पौधों में कुछ एक चलन गतियां होती हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म या फोटोसेंसिटिव के नाम से भी जानते हैं। फोटो जो सेंसिटिव है इसमें कुछ एक पौधे होते हैं जिसमें पुष्पन के लिए विशेष प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, ग्रीष्मकालीन पुष्पन, और क्या पढ़ते हैं, शीतकालीन जो है वो प्रकाश बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें पुष्पन होते हैं। इसमें थोड़ा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण ध्यान रखना है, दीप्तिकालिता याद रखना है, और क्या करते हैं प्रकाश की गुणवत्ता है जो ये याद रखनी है। अब जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, समथिंग 500 सेकंड, 8 मिनट का समय लगता है। और सूर्य का जो औसत जो है वो तापमान है वो कितना है, 5775 डिग्री सेल्सियस, और अपनी पृथ्वी का कितना है 15 डिग्री समथिंग सेल्सियस। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, आपके टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो आपके वर्षण रह जाता है, उसके बाद जो बाकी चीजें रहेगी उसके बारे में अपन मेनली चीजें देखेंगे। चलो शुरुआत कर लेते हैं आपके टेम्परेचर की। अरे मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस अगर चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दीजिएगा, अपन वापिस इस चीज को सनसनीखेज के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ओके, अब जो इसका नंबर सेकंड कंपोनेंट है वो कौन सा है, टेम्परेचर, तापमान। कौन सा है, तापमान। तापमान में कुछ ही चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना। तापमान जो है वो अपन किसे बोलते हैं, किसी पदार्थ का ठंडापन या गर्मपन का प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। दिन का जो उच्चतम तापमान है वो उच्चतम तापमापी की सहायता से दोपहर 2 बजे नापा जाता है। कितने बजे, दोपहर 2 बजे। किसके द्वारा, उच्चतम तापमान किससे नापते हैं, उच्चतम तापमापी, उच्चतम तापमापी की सहायता से मापा जाता है, की सहायता से। कितने बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे। ऐसा क्यों, देखो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने में टोटल समय कितना लगा देती है, 12 घंटे। सॉरी 12 बजे तक जो पृथ्वी की जो किरणें होती है वो टोटल की टोटल आ जाती है। 12 बजे के बाद आपके 2 घंटे में पृथ्वी तप कर गर्म हो जाती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 बजे जाकर पृथ्वी का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। पृथ्वी को तपने में कितने घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे। और न्यूनतम तापमान जो है, क्या, न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमापी से, न्यूनतम। ऐसे कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन सोचते भी नहीं कि इसका आंसर ये भी होगा, और अपने वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं थोड़ा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। न्यूनतम तापमापी की सहायता से,
सहायता से। कितने बजे? 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी 4 बजे। ओके, ये चीज आपकी आज ही क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये बात हो गई आपके निम्नतम और उच्चतम तापमापी की। एक शब्द आता है बेस तापमान। बेस तापमान, बेस तापमान अपन किसे बोलते हैं? बेस का मतलब लेवलिंग बना के रखना, ऐसा तापमान जिसकी कमी हो जाने के दौरान फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसके वृद्धि एवं विकास पर भारी प्रभाव पड़ता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? आपके बेस तापमान के नाम से जानते हैं। देखो, जो बेस तापमान जो है वो खरीफ की फसलों का अलग होता है, खरीफ की फसलों का और रबी की फसलों का, रबी की फसलों का। अगर मैं खरीफ की फसलों की बात करूं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस खरीफ की जो फसलें हैं। खरीफ में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, 10 कर लेना। अगर मैं रबी की बात करूं तो 4 से लेकर 4.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है? रबी की फसलों का बेस जो तापमान है वो कितना रहता है? आपके खरीफ की 10 और रबी की 4 से 4.5। अब एक शब्द आता है एल्बिडो। एल्बिडो, ये शब्द थोड़ा नया है। अब थोड़ा ध्यान रखना कि ये शब्द अगर आप याद करते हो तो आपको ये बात है कि तापमान और एल्बिडो के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्बिडो बढ़ रहा है तो तापमान में कमी आएगी, अगर तापमान बढ़ रहा है तो क्या होगा? एल्बिडो में कमी आएगी। ये चीज व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। अब देखो एल्बिडो होता क्या है? सबसे पहली बात के एल्बिडो होता क्या है, इसलिए आपको ये भी चीज थोड़ी सी नई है, आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो मैं कुछ एक चीजें आपको समझा देता हूं। ये अपना क्या है? सूर्य है। सूर्य से क्या हो रहा है? किरणें आ रही है। क्या हो रहा है? किरणें आ रही है। इस किरणों को अपन क्या कह रहे हैं? आ रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपतित किरणें। कौन सी किरणें? आपतित किरणें। तो देखो, आपतित किरणें, आपतित किरणें। ओके, ठीक है। अब कुछ एक जो किरणें होती है वो धरती के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और कुछ एक जो किरणें हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। अब देखो परावर्तित किरणें, ये जो परावर्तित किरणें हैं इनका जो परसेंटेज होता है उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं? आपके एल्बिडो के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, मान लो, क्या कह रहा है? मान लो अगर आपतित किरणें 100 है, उसमें से परावर्तित कितनी हो रही है? 40 हो गई। 60 पृथ्वी के द्वारा सोख ली गई इंटू 100, 100 से कटा 100 तो एल्बिडो प्रतिशत कितना आया? 40। ये कंडीशन एक मैंने अप्लाई कर दी। अब देखो एक कंडीशन में और अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक कंडीशन और अप्लाई कर रहा हूं। ये सूर्य है, सूर्य से कुछ एक किरणें आई और कुछ एक किरणों में जो है आपके 70% कितनी है? 70, सॉरी आई कितनी? 100। परावर्तित कितनी हुई? 70 और 30 जो है वो आपके अवशोषित कर ली गई इंटू 100। 100 से 100 कटा, आंसर क्या आया? एल्बिडो प्रतिशत आपके 70। देखो यहाँ पे एल्बिडो कम है तो तापमान में जो है वो वृद्धि होगी। अगर आपके यहाँ पर एल्बिडो ज्यादा है तो तापमान में क्या होगी? कमी होगी। ये चीज याद रख लेना। अगर अपन को पता है किसी जगह का एल्बिडो प्रतिशत तो अपन पता कर सकते हैं कि इस जगह का तापमान क्या रहता है। ये चीजें आपकी आज ही क्लियर होनी चाहिए। एल्बिडो एक नया शब्द था, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब देखो जो प्रमुख जो फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, खरीफ की जो फसलें हैं, उसके लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो कितना तापमान होता है? इधर मैं लिख देता हूं खरीफ, फिर क्या लिख रहा हूं? खरीफ, और इधर क्या लिख रहा हूं? रबी। ये दो फसलें होती है, मेनली जायद को अपन यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जायद में जो फसलें उसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता। अब देखो खरीफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पौधों में क्या होता है? अंकुरण। क्या होता है? अंकुरण होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर होती है वृद्धि एवं विकास, मतलब पुष्पन आ रहा है, वृद्धि व विकास। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। ये कंडीशनें अपन इधर भी थोड़ी अप्लाई कर देते हैं। पहले मैं सबसे पहले लिख लेता हूं अंकुरण। अंकुरण के बाद आपके वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास।
उसके बाद जो अगर मैं बात करूं तो आपके परिपक्वन अवस्था जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछी जाने वाली है। लेकिन अब जनरली नए पेपर जो आ रहे हैं उसमें परिपक्वन को छोड़कर सीधी सी बात है अंकुरण पूछा जा रहा है। परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था, लेकिन पहले ये पूछा जाता था कि परिपक्वन अवस्था, क्योंकि हर बार ये थोड़ी सी चेंज होती रहती है। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं, ये जो है आपके परिपक्वन, सबसे मैं नीचे स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सी है खरीफ की फसलें, सबसे मैं नीचे स्टार्ट कर रहा हूं 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 5 और बढ़ाते जाते हैं, कितना हो गया 5 इसमें बढ़ाओ तो आपके हो गया 25 से लेके 20, 20 के ऊपर आपको 5 बढ़ाना है, 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस, फिर वापिस 5 बढ़ाओ तो कितना हो गया 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये तो क्या होगी, अगर मैं पूछ रहा हूं कोई भी खरीफ की फसल है उसमें अगर सामान्यतः आपसे पूछते हैं कि अंकुरण जो है वो कितने डिग्री तापमान पर होता है तो 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस पर। अगर वृद्धि एवं विकास का पूछ रहा है तो 25 से 30, अगर परिपक्वन का पूछ रहा है तो 20 से लेके 25 डिग्री। ये चीजें आपकी आज ही क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, +5 कर लेना है, 20, 25 और 30। अगर मैं बात करूं रबी की फसलों की, क्या करना है, रबी की फसलों की बात करूं तो बीच वाला पॉइंट पकड़ो, वृद्धि एवं विकास वाला, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 5 ऊपर बढ़ा दो, 5 नीचे बढ़ा दो। अब अगर 5 इसमें बढ़ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 20 से 25 डिग्री, और नीचे अगर 5 बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी 20 से 25 डिग्री। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। परिपक्वन अवस्था आपकी कितनी पर आ जाती है 20 से 25 पर, वृद्धि एवं विकास कितने पर आता है आप 15 से 20 पर, और अंकुरण किस पे होता है 20 से 25 पर। मैंने हर बार मैं आपको कहता हूं कि हर चीज में कोई ना कोई अपवाद पाया ही जाता है। तो देखो अपवाद क्या बोल रहा है, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं जो खरीफ है, खरीफ में मक्का अपवाद है, अपन एसटीडी पढ़ रहे थे तभी ये अपवाद आ गया था, और इधर बरसीम की बात करूं तो ये भी एक प्रकार का अपवाद है। अगर मैं बात करूं मक्का की, जो मक्का होता है, मक्का में जो अंकुरण है तो क्या है आपके जो अंकुरण है वो कितने डिग्री पे होता है 20 से 25। अगर अपने ट्रिक्स अपन बैठाते तो 30 से 35 हो जाता और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता। अगर मैं वृद्धि एवं विकास की बात करूं, वृद्धि एवं विकास तो कितने पे होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर ही लेना ताकि आपकी चीजें आज के बाद कभी इस चीज को आप विफल नहीं हो। अगर मैं अंकुरण की बात करूं, बरसीम एक चारे वाली फसल है, अगर इसकी बात करूं तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वृद्धि एवं विकास की बात करूं तो वही 30 से 35। थोड़ा सा फंडा है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। आज के बाद इस चीज को गांठ बांध लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी भी आपका क्वेश्चन चूके नहीं। अगर मैं आलू की बात करूं, आलू में जो कंद का निर्माण होता है वो 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर मेनली बात करें तो आपके कितने को हो जाएगा 17 डिग्री जो सेल्सियस है। क्वेश्चन जेट और आईसीआर में और बड़े बड़े एग्जाम्स में, अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो उसमें भी आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं टमाटर में लाइकोपिन की बात करूं तो 20 से लेके 25% के बीच में होती है। अगर हॉर्टिकल्चर में आप जाके पढ़ोगे तो 21 में 27 की बात करते हैं। अगर मेनली जो होता है वो कितने पे होता है 21 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और तंबाकू में निकोटीन का निर्माण 15 से लेके 20 के बीच में 17-18 पर भी हो सकता है। तो ये तो थे अपने दो चीजें। थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए अपन इसकी जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो अगली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद।